डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेपर लीक विवाद पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, दोषियों को जल्द सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी सरकार। देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। रांची में जेपीएससी अध्यक्ष एल खिकियांगटे ने दिया इस्तीफा। सीआईडी छापेमारी के बीच बड़ी सियासी हलचल, जांच एजेंसियों ने कार्यालय में महत्वपूर्ण दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। अमेरिका का ईरान के 4 प्रांतों पर हमला, हूती विद्रोहियों का सऊदी के 2 तेल टैंकरों पर अटैक, ट्रंप की ईरान पर बमबारी की धमकी। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने, मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में संबंधित विभागों और अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा, विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में से एक अहम कदम है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क से संसद तक जारी संग्राम और तेज हो गया है। दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 जगह हुए पथराव में 2 सहायक पुलिस आयुक्तों समेत 6 पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस व आरपीएफ ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। कई प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं। रात को मौके पर भारी पुलिस बुला लिया गया। देर रात जंतर मंतर व आसपास की सड़कों पर भारी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद थे और तनाव का माहौल बना हुआ था। इस बीच दिल्ली से शुरू हुआ आंदोलन अब अन्य शहरों में भी फैल गया है। पटना, जयपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम व मुंबई समेत देश भर में छात्रों ने कई जगह प्रदर्शन किया और प्रधान के इस्तीफे की मांग की। जंतर मंतर पर जारी आंदोलन के बीच मोदी सरकार ने बड़ी पहल की है। सरकार ने एक बार फिर विपक्ष से नीट पेपर लीक मामले पर संसद में चर्चा करने की अपील की है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपिका ने कहा कि हमारा विरोध प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते तब तक हम इसे वापस नहीं लेंगे। वहीं सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम में मेदांता हॉस्पिटल से एक वीडियो जारी कर सरकार के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। उन्होंने कहा, मैं सरकार से अपील करता हूं कि वैसे ताकत और बल का प्रयोग न करें। मुझे सरकार से आश्वासन चाहिए कि बच्चों पर एफआईआर ना की जाए और मुझे ये आश्वासन मिल जाएगा तो मैं इस पर और नेतागणों की अपील पर अनशन तोड़ूं। नीट पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट हो गई है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आज सरकार की तरफ से नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सरकार की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण न हो। पेपर लीक का मुद्दा जांच का विषय है। विपक्ष को इससे राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की। राहुल गांधी ने कहा, मौजूदा शासन के तहत देश की शिक्षा प्रणाली में धांधली की गई है। साथ ही छात्रों की तरफ से कांग्रेस सांसद ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राहुल ने सरकार के सामने पहली मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। राहुल गांधी का कहना है कि नीट पेपर लीक मामले की जिम्मेदारी तय करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जेपी नड्डा ने कहा, पेपर लीक एक बहुत गंभीर समस्या है और इस पर गहराई से चर्चा करने की जरूरत है। स्टूडेंट ने जो मुद्दे उठाए हैं वो एकदम सही है। सरकार हर पहलू की बारीकी से एनालिसिस कर रही है। सिस्टम में जहां भी लूप होल्स हैं उन्हें ठीक किया जाएगा। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में सचिव और प्रवक्ता की नियुक्ति की जाएगी। यह निर्णय मणिराम दास जी की छावनी में तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में किया गया। दुष्प्रचार एवं अतिरेकी आरोपों के बावजूद राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बरकरार है।
राम मंदिर ट्रस्ट की धार्मिक समिति के अध्यक्ष गोविंद देवगिरी होंगे, जो कि उनके पास अभी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की भी पदभार है। बैठक में ट्रस्ट के खाली पदों को भरने और सीईओ की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा हुई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने धार्मिक समिति के पुनर्गठन का फैसला किया है। नई समिति की अध्यक्षता ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी करेंगे। 7 सदस्यीय समिति में 5 संत अयोध्या के होंगे। समिति मंदिर से जुड़े धार्मिक अनुष्ठानों और परंपराओं से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेगी। ट्रस्ट की बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र गोपाल दास, कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी महाराज, अयोध्या के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और स्वामी कमल नयन दास समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। बैठक में ट्रस्ट के खाली पदों को भरने और सीईओ की नियुक्ति को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। सीईओ पद के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आने के बाद चयन समिति ने उम्मीदवारों के नाम सुझाने के लिए 1 महीने का अतिरिक्त समय मांगा है। ट्रस्ट ने चयन समिति को यह अतिरिक्त समय देने पर सहमति जताई। ऐसे में सीईओ की नियुक्ति के लिए अभी और इंतजार करना होगा। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एल खियांगते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो चुका है। हालांकि उनके इस्तीफे के कारणों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। मंगलवार को सीआईडी और रांची पुलिस की संयुक्त टीम ने जेपीएससी कार्यालय में अचानक छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पूरे कार्यालय परिसर को सुरक्षा घेरे में लेकर जांच शुरू की गई, जिससे कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। जांच एजेंसियों ने कार्यालय में मौजूद महत्वपूर्ण दस्तावेजों, फाइलों और अन्य अभिलेखों की बारीकी से जांच की। साथ ही अन्य कई अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ भी किए जाने की जानकारी सामने आई है। पिछले कुछ समय से जेपीएससी की कार्यप्रणाली, भर्ती प्रक्रिया और कथित अनियमितताओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दलों के साथ साथ विभिन्न छात्र संगठनों ने आयोग की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए कई बार विरोध प्रदर्शन भी किए हैं। ऐसे समय में अध्यक्ष का इस्तीफा सामने आने से इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत एल खियांगते का इस्तीफा राज्यपाल की स्वीकृति के बाद प्रभावी होगा। इसके बाद आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इधर इस्तीफे की खबर के बाद प्रतियोगी छात्रों और विभिन्न संगठनों की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिक गई हैं। माना जा रहा है कि जेपीएससी की लंबित परीक्षाओं, भर्ती प्रक्रियाओं और जांच से जुड़े मामलों पर सरकार जल्द कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों और आम जनता की नजर बनी हुई है। अमेरिका ने लगातार 12वीं रात ईरान पर हमला किया। इस बार खुजेस्तान, बुशेहर, हॉर्मुज, जगान और इलाम प्रांतों में कई जगह मिसाइल और हवाई हमले हुए। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक कई सैन्य ठिकानों और रणनीतिक इलाकों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान बुरी तरह पिट रहा है। दूसरी तरफ यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी अरब के तेल टैंकर एनसेलिया और लैला को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। सऊदी के दोनों जहाजों पर हमले की पुष्टि की गई है। ब्रिटेन की UKMTO ने भी सऊदी तट के पास एक जहाज पर हमले की जानकारी दी। हूती विद्रोही को इस कदम से बाब अल मंदेब स्ट्रेट में तनाव पैदा हो गया है और वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के बमबारी की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में एक भी जहाज पर हमला हुआ तो ईरान में पुल और बिजली घरों को उड़ा देंगे। इसमें तेहरान की राजधानी के अंदर या उसके पास मौजूद पुल और बिजली घर भी शामिल होंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी जहाज पर हमला करता है तो अमेरिका जवाब में ईरान के पुलों और बिजली घरों पर बमबारी करेगा। लखनऊ में राजनीतिक माहौल उस समय गर्म हो गया जब बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय से कुछ ही दूरी पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर भाजपाइयों को रोक दिया। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर भी चढ़ गए, जिससे मौके पर कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस ने हालात पर नियंत्रण बनाए रखा। मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और पुलिस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिलाध्यक्ष गोपाल कुलश्रेष्ठ की अध्यक्षता में यूरिया व DAP खाद की आपूर्ति और स्मार्ट मीटर की अवैध वसूली के विरोध तथा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को और पेपर लीक के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पर धरना व विरोध प्रदर्शन कर
एक ज्ञापन माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी के नाम माननीय जिलाधिकारी महोदय जी मैनपुरी को दिया गया। जिलाध्यक्ष गोपाल कुलश्रेष्ठ ने बताया कि एक दिन पूर्व ही भाजपा सरकार के इशारे पर मुझे व पार्टी के सक्रिय पदाधिकारियों को पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उन्होंने बताया कि खरीफ की फसल की बुआई एवं रोपाई का कार्य चल रहा है। इस समय हमारे अन्नदाता किसानों को यूरिया एवं डीएपी खाद की अत्यधिक आवश्यकता होती है, जिसके लिए उन्हें लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं, परंतु इसके बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे वे काफी परेशान और हताश हैं। साथ ही भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश भर में जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, उन्हें तेज चलने की शिकायतें कई जगह से प्राप्त हो रही हैं, जिसके चलते उपभोक्ताओं को काफी अधिक विद्युत बिल का भुगतान करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पहले से ही महंगाई की मार से जनता जूझ रही है। आम उपभोक्ता इससे काफी निराश और परेशान है। पीलीभीत में शादी के महज 3 महीने बाद हुई नवविवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दहेज हत्या के मुकदमे में वांछित चल रहे पति, ससुर और सास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पीलीभीत के करेली थाना पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक थाना करेली में दर्ज मुकदमा कर दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तीनों को लिलहर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। गौरतलब है कि इस मामले में शादी के 3 महीने बाद नवविवाहिता की मौत के बाद मायके पक्ष ने दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने पति समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अब तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने मामले में बड़ी कार्रवाई की है। अमरोहा पुलिस ने गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। CEIR पोर्टल की मदद से 38 लाख रुपए कीमत के 192 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को वापस किए गए। भारत सरकार के CEIR पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर अमरोहा पुलिस की साइबर सेल और सभी थानों की साइबर हेल्प डेस्क ने विशेष अभियान चलाया। अभियान में विभिन्न राज्यों और जनपदों से कुल 192 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 38 लाख रुपए है। पुलिस कार्यालय सभागार में पुलिस अधीक्षक ने सभी मोबाइल उनके स्वामियों को सौंपे। सबसे ज्यादा 67 मोबाइल साइबर सेल, 30 सैदन गली और 20 मंडी धरौला थाना क्षेत्र से बरामद हुए। सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली टीमों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अमरोहा के हसनपुर स्थित प्रसिद्ध मां चामुंडा मंदिर से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक 3 युवतियों के साथ विवाह की रस्में निभाता दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो में युवक अग्नि को साक्षी मानकर 3 युवतियों के साथ फेरे लेता है और उनकी मांग में सिंदूर भरते हुए नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि तीनों युवतियां सगी बहनें हैं। वीडियो में युवतियों का कहना है कि वे बचपन से साथ हैं और अलग नहीं होना चाहती, इसलिए एक ही युवक से शादी का फैसला किया। युवक ने भी कहा कि वह तीनों को अलग नहीं करना चाहता था। बताया जा रहा है कि चारों साथ में यूट्यूब पर काम करते हैं। वहीं मंदिर प्रशासन ने कथित विवाह की जानकारी से इंकार किया है। उनका कहना है कि उस समय मंदिर में सौंदर्यीकरण का काम चल रहा था और कोई पुजारी या कर्मचारी मौजूद नहीं था। वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों में नाराजगी है। व्यापारी नेता मुकेश गुप्ता ने मामले की जांच और उचित कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन ने वीडियो की प्रामाणिकता और दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। हाईकोर्ट के हालिया आदेश के विरोध में दीवानी बार एसोसिएशन के नेतृत्व में अधिवक्ताओं का आंदोलन लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। न्याय कार्य से विरत अधिवक्ताओं ने गुरुवार को कचहरी परिसर से जुलूस निकालते हुए चर्च चौराहे पर पहुंचकर सड़क जाम कर दी। इस दौरान अधिवक्ताओं ने सरकार और न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हो गया। एसएसपी ने अधिवक्ताओं से तत्काल सड़क खाली करने का आग्रह करते हुए कहा कि आम रास्ता जाम होने से मरीजों, विद्यार्थियों, महिलाओं और अन्य जरूरतमंद लोगों को अनावश्यक परेशानी होती है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज करने की अपील की। एसएसपी की सख्त लेकिन संयमित अपील के बाद अधिवक्ताओं ने सड़क से जाम हटा दिया। इसके बाद वे नारेबाजी करते हुए पुनः कचहरी परिसर की ओर लौट गए और अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा और स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण बनी रही। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के हालिया आदेश के विरोध में प्रदेश भर के अधिवक्ता आंदोलन है।
इसी क्रम में आजमगढ़ में भी दीवानी बार एसोसिएशन के आह्वान पर अधिवक्ता पिछले 2 दिनों से न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि उनकी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक आलम बदी आजमी का आजमगढ़ शहर के कुर्मी टोला स्थित अपने आवास पर निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे। पिछले कुछ समय से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। उनका लखनऊ में भी इलाज चला, जहां वे हालत में विशेष सुधार न होने पर चिकित्सकों ने उन्हें घर भेज दिया था। बुधवार रात उन्होंने अपने आवास पर अंतिम सांस ली। विधायक के निधन की खबर फैलते ही समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उनके आवास पर पहुंच गए। गुरुवार सुबह से ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों का तांता लग रहा है। लोगों ने दिवंगत विधायक के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आलम बदी आजमी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय और सामाजिक सम्मान के साथ किया गया। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। राजनीतिक और सामाजिक जगत के लोगों ने इसे आजमगढ़ की राजनीतिक के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। बाराबंकी में लखनऊ बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। संजय सेतु पर 2 भारी वाहनों की आमने सामने हुई भीषण टक्कर में एक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद हाईवे के दोनों ओर करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने यातायात बहाल कराया। बाराबंकी से बहराइच की ओर सीमेंट लेकर जा रहा एक ट्रक और सामने से भूसा लेकर आ रही एक डीसीएम संजय सेतु पर आमने सामने टकरा गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर पुल पर ही फंस गए, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। सूचना मिलते ही रामनगर और जरवल पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर हालत रूप से घायल चालक को तत्काल अस्पताल भेजा गया। पुल पर भारी वाहनों के फंसे होने के कारण राहत कार्य में काफी कठिनाई आई। इसके बाद क्रेन की मदद से करीब 4 घंटे तक चले अभियान के बाद दोनों वाहनों को हटाया गया और सुबह करीब 4 बजे यातायात पूरी तरह सामान्य कराया गया। धनबाद के न्यू टाउन हॉल में जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से आयोजित जिला स्तरीय सहिया सम्मेलन में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने साहियों से समाज में व्याप्त बाल विवाह, भ्रूण हत्या जैसी कुरीनीतियों को समाप्त करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, हर सैया फूलो झानो और सावित्रीबाई फुले की तरह समाज में बदलाव की मिसाल बने। सम्मेलन में 25 उत्कृष्ट साइयों को सम्मानित किया गया तथा उन्हें मेडिकल किट और रजिस्टर भी प्रदान किए गए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि गांव का हर व्यक्ति सैया पर भरोसा करता है। उनकी मेहनत से ही अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार मजबूत कर रहा है और जिले में 300 से अधिक स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण एवं सुंदरीकरण किया जा रहा है। आने वाले 7 से 8 महीनों में सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, जिससे शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल और सदर अस्पताल पर मरीजों का दबाव कम होगा। यूपी के हमीरपुर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर जिले के युवा सड़कों पर उतर आए हैं। अम्बेडकर नगर पार्क में एकत्र होकर छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर पेपर लीक के खिलाफ विरोध जताया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान सैकड़ों युवा कैंडल मार्च में शामिल हुए। भीड़ को देखते हुए कैंडल मार्च के साथ भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं सदर कोतवाली क्षेत्र के अम्बेडकर पार्क से युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर पेपर लीक मामलों का विरोध किया और कहा कि बार बार पेपर लीक होने से उनका कीमती समय, पढ़ाई और मेहनत की कमाई बर्बाद हो रही है। हाथों में मोमबत्तियां और बैनर लेकर निकले छात्रों ने सरकार से पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पेपर लीक होने से न केवल छात्रों का भविष्य दांव पर लग रहा है, बल्कि उनके माता पिता की उम्मीदें भी टूट रही हैं। कैंडल मार्च अम्बेडकर पार्क से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरा। छात्रों ने मांग की कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में किसी छात्र के साथ ऐसा अन्याय न हो। हरदोई रोडवेज बस अड्डे पर रोडवेज बस चालकों की कथित लापरवाही एक महिला की जान ले गई। कोतवाली देहात क्षेत्र के खेतोई गांव की रहने वाली नेहा सिंह बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान 2 रोडवेज बस चालकों ने कथित तौर पर एक साथ अपनी बस आगे की ओर बढ़ा दी, जिससे नेहा दोनों बसों के बीच फंस गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। कचनहिया गांव में रात के समय सो रहे 55 वर्षीय राम सने यादव पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमलावर वारदात के बाद चाकू का आधा हिस्सा उनके शरीर में ही फंसा छोड़कर मौके से फरार हो गए। चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल राम सने यादव को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामकोला ले गए। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।